जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2000 बोर्ड के फाइनल परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी प्यारे बच्चों से अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ करके आप सभी प्यारे बच्चों इस क्लास को पूरा देखिए, तभी आपको जो है यहाँ पे सभी क्वेश्चन समझ में आएगा और आप जो एग्जाम में लिख पाएंगे। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट बाबू लोग हम करते हैं कि क्लास को पूरा देखिए ताकि समझ में आए, और जितना हो सके उतना आसान भाषा में आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर आप लोग डेली क्लास करना चाहते हैं तो रोज़ रात 7:30 बजे से हम लोग का लाइव क्लास भी चलता है। तो नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंच पाए और आप सभी क्लास में ज्वाइन होकर अपनी तैयारी भी कर पाएँ। एकदम आसान भाषा में हम पढ़ाते हैं और एकदम मज़े के साथ पढ़ाते हैं, जिससे आपको समझ में आता है। और एकदम बिल्कुल आपको यहाँ पे फ्री PDF मिलता है, कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा और एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, तो हम जान जाएंगे। और लास्ट में हम आपको PDF के लिए नंबर जो है ना दे देंगे, ठीक है? तो ज़रूर जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक विजयनगर की किलेबंदी से अत्यधिक प्रभावित था, स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने कि फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक विजयनगर की किलेबंदी से अत्यधिक क्या था, तो प्रभावित था। और उसको क्या करना है, तो स्पष्ट करके हमको बताना है कि किस लिए प्रभावित था और क्या था इसमें। चलिए हम समझाते हैं और एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझाएंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। चलिए तो जुड़े रहिए। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक विजयनगर के साम्राज्य देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। फारसी क्या है, तो फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक जो है ना, फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक यह विजयनगर के साम्राज्य के देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। कौन, तो फारसी राजदूत, ठीक है? विजयनगर के किलेबंदी को क्या है देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ था, ठीक है? फारसी जो अब्दुल रज़ाक आए थे या विजयनगर के किलेबंदी को न देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए थे। यानी अरे ये क्या है यार, मतलब वो देख लिए और अचानक से प्रभावित होने लगे कि अरे ये क्या है, मतलब इतना बड़ा महल वहल सब देख कर वो प्रभावित होने लगे, ठीक है? तो इस प्रकार लिखिएगा तो आपको एग्जाम में जो है ना 2 नंबर पूरा मिलेगा। तो ठीक है, ज़रूर लिख लीजिएगा। एकदम 100% ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर अभी तक क्लास को अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो बाबू लोग क्लास स्टार्ट है, आप लोग लाइक एक बार कर लीजिएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। यानी यहाँ पे पूछ देगा आपको आईने अकबरी के अनुसार भूमि को किन किन वर्गों में यानी किन किन भागों में बांटा गया, ठीक है? ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को न 4 वर्गों में बांटा गया है या 4 भागों में बांटा गया, ठीक है? तो लिख दीजिएगा कि आईने अकबरी को कुल 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला आ जाता है पोलज भूमि, ठीक है? जिसमें हम लोग पहले लिख देंगे पोलज भूमि। 2 में क्या लगेंगे, तो परती भूमि। जहाँ पे मान लीजिए कि कुछ धान गेहूं पे नहीं होता उसको हम क्या बोल सकते हैं, परती बोल सकते हैं। हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, भोजपुरी और हिंदी में भी बोलते हैं, ठीक ना? 3 में देखिएगा छन्नर भूमि। 3 में क्या है, तो छन्नर भूमि है। और 4 में लिख दीजिएगा बंजर भूमि। यानी जहाँ पे जैसे कि नील की खेती करते थे पहले, न अंग्रेज करवाते थे, तो जहाँ पे नील की खेती होता था वह ज़मीन बंजर हो जाता था, यानी वहाँ पे कुछ होता ही नहीं था। उसी प्रकार है, एक प्रकार का होता है परती भूमि और एक प्रकार का होता है क्या है, तो बंजर भूमि, ठीक है? तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 4 वर्गों में। कौन कौन, तो पोलज भूमि, परती भूमि, छन्नर भूमि और बंजर भूमि, ठीक है? इसको अगर लिख देते हैं ना तो आपको एग्जाम में जो है ना एग्जामिनर 2 नंबर देने में कोई भी कमी नहीं करेगा और पूरा 2 नंबर दे देगा प्यारे बाबू, ठीक है? अगर समझ में आ रहा तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, कैसा है क्लास अभी लग रहा है आप लोग को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत के नाम लिखें। भारत आने वाले विदेशी यात्री एवं
उनके क्या करना है, तो उनके यात्रा वृत्तांत को ना हमें नाम लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो भारत आने वाले विदेशी यात्री, उनके नाम लिखना है। तो भारत आने वाले विदेशी यात्री कौन थे, तो अलबर्नी। यह कुताब उल हिंद लिखे हैं। भारत कौन आने वाले विदेशी यात्री थे, तो अलबर्नी जो है ना भारत आने वाले विदेशी यात्री है, ठीक है। और इन्हीं ने कौन पुस्तक को लिखा है, तो किताब उल हिंद को, कौन, तो अलबर्नी। पूछता है ना कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखे गए हैं अलबर्नी द्वारा। ऑब्जेक्टिव में भी कंप्लीट होगा। 1 नंबर आप लोग को जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, 2 नंबर सब्जेक्टिव यानी 3 नंबर पूछेगा, ठीक है। इब्न बतूता, किताब उल रहला किसका है, तो इब्न बतूता का हम लोग पढ़े ना कि किताब उल रहला किसका है, इब्न बतूता का। 4 में है फ्रांसीसी बर्नियर, ठीक है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी है, तो फ्रांसीसी बर्नियर का, ठीक है। अगर लिख पाते ना तो 1 नंबर आप लोग का ऑब्जेक्टिव में आएगा और 2 नंबर सब्जेक्टिव में। तो 2 नंबर सब्जेक्टिव लिखिएगा तो मिलेगा, और 1 नंबर तो कंफर्म है कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि किताब उल हिंद किसका है, तो अलबर्नी लगा दीजिएगा। या पूछेगा किताब उल रहला किसका है, तो इब्न बतूता लगा दीजिएगा, जरूर पूछ देगा प्यारे, ठीक है। चलिए समझ में आया हो तो एक बार जरूर बताइए कमेंट में क्या आ रहा है समझ में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। धार्मिक केंद्र के महत्व को गोपुरम एवं मंडप पर विशेष बल देते हुए स्पष्ट कीजिए। क्या है, तो धार्मिक केंद्र के महत्व को, यानी धार्मिक केंद्र के महत्व को बताना है, और गोपुरम एवं मंडप पर विशेष बल देते हुए यानी बताते हुए हमें क्या करना है, तो स्पष्ट करना है और बताना है कि क्या था इसमें, ठीक है। चलिए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन के जरिए ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। प्यारे क्या है, तो मंदिर जो हमारे मठ मंदिर होते हैं, जिस प्रकार हम शंकर बोले, पार्वती बोले, गणेश बोले, ठीक है, हनुमान जी बोले, ये सब क्या है, तो इनके मंदिरों के हम लोग क्या कहते थे, तो गोपुरम कहा जाता था, ठीक है। गोपुरम में अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। गोपुरम क्या है, तो गोपुरम में ना अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे, यानी जो है मठ मंदिर बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे और बड़े बड़े होते थे, ठीक है। मंदिर में वर्गाकार या 4 से अधिक भुजाओं वाले क्या है, चबूतरों पर मंडप बने होते थे। क्या है, तो मंदिरों में वर्गाकार या 4 से अत्यधिक भुजाओं वाले चबूतरों पर क्या होते थे, तो मंडप बने हुए देखने को हमें मिलते थे, ठीक है। मंडप की छतों एवं छतों के किनारे पर सजावट की जाती थी। मंडप जहाँ पे आप लोग देखते होइएगा कि कहाँ पे कहीं पे मंडप बना है। एग्जाम्पल पे ले लीजिए, आपके घर में ही किसी का शादी हो तो आप लोग कहीं पे मंडप जब बनवाइएगा तो वहाँ पे आप उसको सजावट करवाइएगा ना, तभी तो मंडप अच्छा ना लगेगा। तो वही है, मंडप की छतों एवं छतों के किनारे पर सजावट किया जाता था, ठीक है। इसको अगर लिख पाते हैं तो आपको 3 नंबर में ये प्रश्न आएगा, ठीक है। 2 नंबर तो हो चुका है, अब 3 नंबर वाला आ गया है प्रश्न, ये 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने, और ध्यान से इसको भी समझ लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की किन्हीं 4 ऐतिहासिक इमारतों का नाम लिखिए प्यारे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की किन्हीं क्या करना है, तो 4 यानी 4 ऐतिहासिक इमारतों का हमको क्या है, तो नाम लिखना है। वह कौन कौन नाम है, चलिए हम लोग समझते हैं आगे, ठीक है। समझिएगा कि विजयनगर साम्राज्य के 4 ऐतिहासिक इमारत जो है ना निम्नलिखित है, या लिख दीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य के 4 ऐतिहासिक के नाम जो है इस प्रकार है। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं अपने भाषा में भी, ठीक है। चलिए जिसमें हमारा पहला आ जाता है महानवमी डिम्बा। ये क्या है, तो ये विजयनगर साम्राज्य की एक 4 इमारत का ही नाम है, ठीक है। महानवमी डिम्बा। 2 में आता है कमल महल, ये भी बहुत प्रसिद्ध था कमल महल। कमल महल किस लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि अकबर के समय में ये सभी इमारतें बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है। चलिए विट्ठल मंदिर, ये क्या है, तो विजयनगर का ही एक हिस्सा है। और एक में आता है विरूपाक्ष मंदिर। ये सब क्या है, तो विजयनगर साम्राज्य के 4 ऐसे ऐतिहासिक इमारत है जिनको हम लोग अगर लिख पाते हैं ना तो हम लोग को एकदम 2 नंबर यहाँ पे फिर से मिलेगा, ठीक है। तो जरूर लिख दीजिएगा, जब भी पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की किन्हीं 4 ऐतिहासिक इमारतों का नाम लिखे तो हमें पूरा उम्मीद है कि प्यारे बाबू आप लोग एग्जाम में छोड़ कर नहीं आएंगे और पूरा लिख देंगे। तो आप लोग हो सके तो नोटबुक पर लिख कर याद कीजिए, या क्लास के बाद हमसे PDF भी मांगिए, सर के PDF दे दीजिए मॉर्निंग वाला, तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। उनसे पहले आप लोग जो है ना अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास में जल्दी जल्दी आप लोग एक बार लाइक कीजिए। नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचता रहे प्यारे बाबू, ठीक है। डेली क्लास और डेली PDF आपको यहाँ पे फ्री में दिया जाता है, तो पैसा नहीं लगता है, जरूर जुड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दे।
क्या करना है प्यारे बाबू, मीराबाई का ना संक्षिप्त परिचय देना है। तो चलिए देते हैं। मीराबाई का जन्म कब हुआ, तो 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेंढता में हुआ था। अब पूछेगा कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था। मीराबाई का जन्म हुआ था प्यारे बाबू 1498 ईस्वी को। और मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान के मेंढता में हुआ था। ठीक है, हुआ था। मीराबाई के पिता मेहरता के शासक रतन सिंह राठौर थे। मीराबाई का पिता कौन था, तो मीराबाई के पिता मेहरता के शासन रतन सिंह राठौर थे। ठीक है, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी। मीराबाई किसकी भक्त थी, तो मीराबाई जो है यह भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। पूछता है ना कि मीराबाई किसको अपना पति मानती है, तो किसको, तो श्री कृष्ण को, यानी कृष्ण को अपना पति कौन मानती थी, तो मीराबाई। पढ़े होइएगा ऑब्जेक्टिव में भी कि मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ था। मीराबाई का पूछेगा विवाह किससे हुआ, तो मीराबाई का विवाह जो है भोजराज से हुआ। ठीक है, अगर इसको लिख पाते हैं तो 3 नंबर में ये प्रश्न आएगा फिर से। ठीक है, 3 नंबर वाला प्रश्न है, जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा। अगर समझ में आया हो तो प्यारे एक बार जरूर कमेंट में बताइए कि ये क्लास कैसा चल रहा है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि आईने-ए-अकबरी के विषय में आप क्या जानते हैं, अथवा आईने-अकबरी का क्या महत्व है। आईने-ए-अकबरी के विषय में हम लोग क्या जानते हैं और अथवा आईने-अकबरी का क्या महत्व है, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। तो आईने-ए-अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। आईने-ए-अकबरी की रचना किसके द्वारा किया गया प्यारे बाबू, तो आईने-ए-अकबरी की रचना जो है अबुल फजल के द्वारा किया गया था। आईने-ए-अकबरी अकबरनामा का 3य खंड है। आईने-ए-अकबरी क्या है, तो आईने-ए-अकबरी जो है ना यह अकबरनामा का 3य बाबू खंड है। ठीक है, आईने-ए-अकबरी में अकबर द्वारा किए गए कार्य का वर्णन हमको क्या तो मिलता है देखने को। ठीक है, आईने-ए-अकबरी में अकबर के द्वारा, यानी अकबर जो किए ना उनके द्वारा किए गए काम हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आईने-ए-अकबरी में अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, कृषि एवं भू राजस्व इत्यादि के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, आईने-ए-अकबरी के प्रशासनिक व्यवस्था, यानी आईने-ए-अकबरी में जब प्रशासनिक उनका चलता था, यानी उनका प्रशासन था, उस समय हमको देखने को मिलता था सैन्य व्यवस्था, कृषि एवं भू राजस्व इत्यादि के बारे में ना एकदम अच्छा जानकारी देखने को मिलता था। ठीक है, तो पूछेगा कि आईने-ए-अकबरी के विषय में आप क्या जानते हैं, तो इतना लिख सकते हैं ना। और पूछ देगा कि अथवा आईने-ए-अकबरी का क्या महत्व है, तो इतना लिख दीजिएगा प्यारे। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग जरूर लिख पाइएगा। ठीक ना। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए 3 नंबर दिलाएगा, जरूर इसको आप लोग याद कर लीजिएगा प्यारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू कि मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। मोहनजोदड़ो से प्यारे बाबू लोग आप लोग जो है ना क्या समझते हैं, समझिएगा यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। देखिए ऑब्जेक्टिव भी बनता चल रहा है और सब्जेक्टिव भी हमको याद होगा, यानी दोनों काम हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। पूछता है मोहनजोदड़ो को किसका बाग कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो की जो भूमि थी ना वहाँ पे बहुत अनाज होते थे, यानी बहुत उपजाऊ भूमि थी। यहाँ पे जो भी खेती कीजिएगा ना बहुत होगा अनाज वहाँ पे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से भी पुकारा जाता है। पूछता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या, तो जुड़वा राजधानी है, यानी मोहनजोदड़ो को क्या है, तो मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से भी पुकारा जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो क्या है, तो मोहनजोदड़ो जो है यह हड़प्पा सभ्यता का ना सबसे बड़ा एक नगर है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है, तो 483 किलोमीटर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो है ना यह हमारे कितने हैं, तो 483 किलोमीटर है प्यारे। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको याद जरूर कर लेंगे और ये भी नंबर आपको 3 नंबर दिलाएगा, जरूर याद रखिए। और 1 से 2 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से कंप्लीट होगा, तो जरूर याद कर लीजिएगा। अगर इतना याद करते हैं तो मान लीजिए कि आपका 5 नंबर
नंबर इसी क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया। ठीक है, जरूर याद कर लेना है, ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों यहाँ से बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। हड़प्पा लिपि के बारे में ना आप क्या जानते हैं, चलिए समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रनात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है बाबू, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है, तो भाव चित्रनात्मक लिपि है। ठीक ना, याद रखिएगा ना, बहुत अच्छा याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है ना भाव चित्रनात्मक लिपि थी। आज तक कोई भी इतिहासकार इस लिपि को नहीं पढ़ पाया है, आज तक जो है ना, मतलब अभी तक वर्तमान से लेकर बीते हुए कल तक। ठीक है, तो आज तक जो है ना कोई भी इतिहासकार जो है ना इस लिपि को नहीं पढ़ पाया है, यानी भाव चित्रनात्मक लिपि को कोई नहीं पढ़ पाया है, कोई भी इतिहासकार नहीं। यह लिपि की खास बात यह थी कि पहली लाइन दाएं से बाएं और बाएं क्या है, बाकी लाइन बाएं से दाएं और की, मतलब बाएं से दाएं और दाएं से बाएं और की और लिखी जाती है। ठीक है, यह लिपि की खास बात क्या है, तो यह लिपि की जो ना खास बात है ना, एक बात है कि बात यह है कि पहली लाइन जो होता है ना, जैसे कि हम लोग ये पहला लाइन हुआ, तो ये लाइन जो है ना दाएं से बाएं यानी इधर से इधर और लिखा है। ठीक है, और क्या है, और बाकी लाइन जो है ना बाएं से दाएं और लिखा गया है, यानी इधर से क्या है, तो अब इधर लिखा गया है, और पहला लाइन किधर है, तो इधर से इधर लिखा गया, इसलिए जो है ना कोई भी इतिहासकार इसको पढ़ ही नहीं पाता। ठीक है, चलिए पूरा उम्मीद है कि समझ में आया हो, तो कमेंट में बताइए कैसा है क्लास लग रहा है आप लोग को। अभी तक लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके ऑल पे दबाइए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के हम एकदम आसान से आसान भाषा में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे ना, जिससे आप लोग का एग्जाम एकदम अच्छे तरीके से कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि उत्खनन से ना आप क्या समझते हैं। उत्खनन से आप जो है क्या समझते हैं, तो समझिएगा कि उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। उत्खनन किसे कहते हैं, तो उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है ना जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई, यानी पुराने चीज़ों की खुदाई करके पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल करना, यानी पुराने चीज़ को खोद खाद कर और उनके हासिल करना जानकारी की ये क्या है। ठीक है, किया जाता है। इसमें प्राचीन कालीन पुरावेश जैसे अभिलेख, मूर्तियाँ, सिक्के, भवन, अवशेष आदि पाए जाते हैं। ठीक है, पुराने चीज़ में। ठीक है, इसी के आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता का उसका काल निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख दीजिएगा ना कि उत्खनन से आप लोग क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर का विवरण दे। मोहनजोदड़ो के ना विशाल स्नानघर के ना विवरण दे। अगर आप लोग इस सभी प्रश्न को याद कर ले तो 100% बाबू बना सकते हैं आप लोग एग्जाम में, बहुत प्रश्न यहाँ से। ठीक ना, तो जरूर याद कर लीजिए। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के विवरण देना है। समझिएगा कि मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानघर पक्की ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, एक सुंदर नमूना है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर जो ना एक पक्की ईंटों से बना हुआ एक सुंदर नमूना है। ठीक है, दोनों सिरों पर हौज की तरह एक सीढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। कहाँ, तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर में। ठीक है, चारों बगल क्या है, तो दोनों सिरों पर हौज बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके चारों ओर क्या, तो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इसका प्रयोग संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए ना होता था, क्योंकि भारत के धार्मिक अनुष्ठानों में स्नान का बड़ा महत्व है। भारत के स्थानिक धर्म क्या है, अनुष्ठानों में जो है ना स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। इस स्नानघर में गर्म और ठंडा दोनों प्रकार के पानी जो है ना मिलती थी। ठीक है, तो इसको भी अगर आप लोग लिख लेते हैं तो 3 नंबर आप लोग एग्जामिनर से ना ले सकते हैं। चलिए, तो आज के इस क्लास में हम कुल 11 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए हैं। बताइए कि क्लास कैसा था, जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर नए बच्चे हैं, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो बाबू जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास उसका नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुँच पाए। ठीक है, और नए हैं तो आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा PDF के लिए 962 18 834। अगर नए बच्चे हैं तो PDF के लिए आप इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, बिल्कुल आपको फ्री PDF मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।